Hello everyone, this is VK Singh from SAB Solutions. So from now onwards, I am starting the syllabus of physics for class 9 ICSE. I am starting with chapter 2, that is motion in one dimensional. वैसे तो क्लास 9 CBSE में ये चैप्टर मैं शुरू कर चुका हूँ, लेक्चर्स वहाँ पे पढ़े हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं. बट एज आई प्रॉमिस्ड फॉर द precise lectures of ICSE, I am making it again. Okay, so don't worry, you will get the precise syllabus for ICSE. No mix up there. ठीक है? But if you want to see that lecture also, you can find it in the playlist Physics Class 9 CBSE. Okay, so let's start with the motion in one dimension. Okay, let's go to the board. हाँ, तो शुरू करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन. ठीक है, तो भैया मोशन क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मोशन क्या है, और मोशन क्या है ये पता चलेगा, फिर हम क्या पता करेंगे 1D चीज क्या है ना. ठीक है, तो चलो भाई देख लेते हैं मोशन क्या है. व्हाट इज अ मोशन? अच्छा, मोशन नाम से ही कुछ नहीं समझ में आ रहा. मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट. क्या? मूवमेंट. ठीक है, मूवमेंट. किस चीज का मूवमेंट? किसी भी चीज का मूवमेंट. अगर मूवमेंट होगा तो हम कह देंगे मोशन है, मूवमेंट नहीं होगा तो हम कह देंगे मोशन नहीं है. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. अच्छा, मोशन अगर है कि नहीं है, ठीक है, ये कैसे डिफाइन होगा भाई? मान लो ये एक ट्रेन है. क्या है भाई? ट्रेन है. ठीक है, ट्रेन है. ट्रेन में आप यहां बैठे हो, आपकी मम्मी यहां बैठी हैं और आपके पापा बाहर खड़े हैं, बाहर से आपको देखने आए हैं. ठीक है, अब आपकी ट्रेन मान लीजिए चल दी. क्या हुई? योर ट्रेन हैज स्टार्टेड. चल दी भाई, आगे बढ़ गई. तो क्या होगा कि पापा तो कहेंगे कि आप लोग जा रहे हो, क्योंकि पापा तो स्टेशन पे खड़े थे ना. मगर आप और आपकी मम्मी तो आमने सामने बैठे थे. आप लोग क्या आपस में मोशन कर रहे हो क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि मम्मी मोशन कर रही है क्या, तो आप क्या बोलोगे? पता नहीं. पापा से पूछा जाएगा तो पापा बोलेंगे बिल्कुल कर रहे हैं. तो क्या मोशन के लिए रेफरेंस का होना जरूरी है क्या? मोशन के लिए रेफरेंस का होना जरूरी है. क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि बिना रेफरेंस के तो मोशन हम डिफाइन ही नहीं कर सकते. अच्छा, आप अपने आप को क्या मानोगे? आप मोशन में हो कि रेस्ट में? आप बोलोगे सर हम तो अभी आपका लेक्चर ले रहे हैं यूट्यूब पे, तो हम तो अभी तो बैठे हुए हैं, रेस्ट पे हैं, आई एम जस्ट लाइंग डाउन. पर बेटा अर्थ तो पूरी मूव कर रही है. तो अगर अर्थ पूरी मूव कर रही है, व्हाट डज इट मीन? कि आप भी मूव कर रहे हो. आप भी मूव कर रहे हो तो क्या आप मोशन में हो? पर आप तो कह रहे हो मोशन में नहीं है. हैं? अच्छा, कभी ऐसा देखा, कभी ट्रेन से सफर किए? तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन चल देती है तो हम लोग कहते हैं नहीं ट्रेन चल दी, ट्रेन चल दी. तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर देखते हैं कि बाहर देखेंगे, अगर बाहर वाली चीजें पीछे की तरफ जा रही होंगी इसका मतलब ट्रेन आगे को जा रही है ना. क्योंकि सामने वाला बंदा तो हमेशा, पता चला आप कोलकाता से मुंबई पहुंच गए मगर सामने वाला बंदा तो अभी भी सामने ही बैठा है ना. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मूवमेंट, अगर हमको मोशन डिफाइन करना है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है कि हम किसके रेफरेंस में मोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना. तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है. कोई एक बंदा भी हो सकता है, कोई सराउंडिंग हो सकती है आपकी, कुछ भी हो सकता है. तो आप बुक में डेफिनेशन देखेंगे तो जहां तक उन्होंने लिखा है कि इमीडिएट सराउंडिंग,
इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब आसपास की आपकी सराउंडिंग, इमीडिएट। क्या लिखा होगा? लिखा होगा आपके में इमीडिएट सराउंडिंग। ठीक है, मतलब आपके आसपास की सराउंडिंग। ठीक है, ये बात समझ गए। तो मोशन क्या है? अगर आपकी प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू योर इमीडिएट सराउंडिंग अगर चेंज हो रही है तो आप मोशन में हैं, नहीं तो आप रेस्ट में हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलो तो डेफिनेशन देख लेते हैं भाई, क्या है डेफिनेशन देखते हैं, फिर देखते हैं 1D क्या चीज है ना। चलो भाई, तो देखो भाई डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं। पहले चलिए हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं रेस्ट। किसकी? रेस्ट। तो रेस्ट क्या है भाई? when any object does not change its position to immediate surrounding it is called in the position of rest। ठीक है, समझे क्या? when any object does not change its position to immediate surrounding, immediate surrounding मतलब जिस समय वो जहां रखा है उसके आसपास की सराउंडिंग, अगर उसके सराउंडिंग के हिसाब से वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है देन इट इज कॉल्ड इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो मोशन की क्या होगी भाई? अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? इमीडिएट सराउंडिंग। यहां पे रेफरेंस पॉइंट क्या है भाई? इमीडिएट सराउंडिंग। तो मोशन के लिए क्या लिख सकते हैं हम? अब इसी का उल्टा लिखना है। क्या लिखेंगे? when any object changes या change its position to immediate surrounding then it is called in the position of rest, then it is called the position of rest। मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग मतलब अपने आसपास की सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, देन इट इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ रेस्ट में, पोजीशन ऑफ मोशन। क्या? पोजीशन ऑफ मोशन। ठीक है, जब अपनी इमीडिएट सराउंडिंग से वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा मतलब वो किसमें है? मोशन में। ठीक है, समझ गए भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1D क्या है भाई? तो देखो 1D का मतलब होता है वन डायमेंशन। क्या? वन डायमेंशनल, या कह सकते हैं, क्या कहें, कपड़ा कहाँ गया भाई?
वन डायमेंशन, वन डायमेंशनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन का मतलब कि अगर वो चल रहा है तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। मतलब अगर कार इधर से इधर जा रही है तो इधर ही जाएगी, ऐसे घूमेगी नहीं, ना ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगी। एक स्ट्रेट लाइन वाले मोशन को हम क्या कहते हैं? वन डी मोशन या वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर है इतनी बात? पक्का? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात करेंगे स्केलर और वेक्टर। किसकी किसकी बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर। अब ये क्वांटिटीज होती हैं तो क्वांटिटीज लिख लें आगे, इधर भी लिख लें, ठीक है। चलो, तो भैया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, कोई बता सकता है भाई? हाँ, तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। क्या? मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन होती है। अच्छा, अब समझ लेते हैं क्या चीज है। मान लो जैसे हमने बोला कि आप 5 किलोमीटर चले। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर आप चले। तो 5 किलोमीटर चले, इसका क्या मतलब है कि आप, अब मान लीजिए आप यहां खड़े थे, अब आप 5 किलोमीटर इधर भी जा सकते हैं, 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 इधर भी जा सकते हैं। क्या कोई फिक्स डिस्टेंस, सॉरी फिक्स डायरेक्शन है क्या? नहीं। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। 5 किलोमीटर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। अब अगर इसमें हम डायरेक्शन दे दें कि ईस्ट की तरफ चले, किधर चले? ईस्ट की तरफ, तब देखिए आपकी ये डायरेक्शन फिक्स हो गई कि अब आपको 5 किलोमीटर इसी डायरेक्शन में जाना है। तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन बताती है कि किधर की तरफ वो मैग्नीट्यूड होगा। अगर हम कह देते नॉर्थ, मतलब आपका 5 किलोमीटर वाला मैग्नीट्यूड नॉर्थ की तरफ होता। तो फिजिक्स में तो पढ़ा होगा ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पढ़ा है ना मैप में? क्लियर है ना? ठीक है। हाँ, तो ये होगा। क्लियर है बात भाई? ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसमें डायरेक्शन का पता ना चले, वो स्केलर। जिसमें डायरेक्शन का पता चले वो वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो भाई। तो भाई कभी कभी इसमें एग्जाम्पल देने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी के अगर एग्जाम्पल देने होंगे तो क्या दे सकते हैं आप दे सकते हैं मास, ठीक है, और क्या दे सकते हैं आप? लेंथ, क्या दे सकते हैं? डिस्टेंस, ठीक है, और क्या दे सकते हैं भाई? स्पीड दे सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यही डिस्प्लेसमेंट में अगर डिस्टेंस में डायरेक्शन लग जाती है तो क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में लग जाती है तो क्या हो जाता है? वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर स्पीड में डायरेक्शन लगेगी तो वेलोसिटी, डिस्टेंस में डायरेक्शन लग जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट होती है? वेक्टर क्वांटिटी, अब जैसे मान लो हमको डिस्प्लेसमेंट लिखना है, ठीक है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है। ये एरो हमें क्या बताता है कि ये जो क्वांटिटी लिखी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर है?
तो अब हमने तुम्हें बताया तो डिस्टेंस होगा स्केलर, डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर, स्पीड होगा स्केलर, वेलोसिटी होगी वेक्टर। ठीक है, अब ये तो ठीक है, चलो भाई बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा? जानते हो एक्सेलरेशन के बारे में? कितने लोगों को पता है अभी तक एक्सेलरेशन के बारे में? बताओ जल्दी भाई कमेंट करके, कितने लोग जानते हैं एक्सेलरेशन के बारे में? एक्सेलरेशन यही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन होता है, अभी पढ़ेंगे जब आगे तो इसको भी देखेंगे। तो अभी हम डिस्टेंस और लेंथ और मास और लेंथ तो आपको पता होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये थोड़ा सही करना है, डिस्टेंस NCE होता है, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो ये भावनाओं को समझो, ये छोटे मोटे शब्द हो जाते हैं, ठीक है। ओके, चलो फिर हम समझ लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को विस्तार से, डिफरेंसेस के फॉर्म में देखेंगे ताकि आपको एग्जाम में लिखने में भी आसानी हो जाए और आप समझ भी जाएं, ठीक है। तो इरेज कर दें ये, चलिए। तो बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इधर क्या लिख लें? डिस्प्लेस। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द टोटल लेंथ, टोटल मतलब जितना वो चला, भी समझाते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ मूव्ड बाय द पार्टिकल इन गिवन टाइम। और ये क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, कहां की? बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल position of the particle moved in given time। ठीक है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूव्ड इन गिवन टाइम। चलो इसको समझ लेते हैं अब एक एग्जांपल, ठीक है। मान लो आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, और आपका दोस्त यहां पे खड़ा है। ये कौन है? ये आप हो, ये आपका दोस्त, ठीक है। अब आपको अपने दोस्त के पास जाना है, ठीक है। कैसे जाओगे भाई? या तो ऐसे ऐसे जाओ, है ना, है ना, या फिर ऐसे ऐसे जाओ, या फिर ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे जाओ। तो देखो भाई, ये सब डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब आपने कितना चला, ये डिस्टेंस बताएगा। आपने कितना चला ये डिस्टेंस है। और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कहाँ की? इनिशियल पॉइंट की और फाइनल पॉइंट की, यही क्या हो जाती है हमारी? है, यही हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी भाई? डिस्प्लेसमेंट। गुड, जो लोग जवाब दे रहे हैं गुड, ठीक है। चलो समझ गए ना? चलो अच्छा, एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं।
मान लो ये यहाँ पे आपका घूमने का एरिया और यहाँ आपकी क्लास है स्कूल की। फिलहाल तो स्कूल बंद चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है ना, मौज में है सभी लोग। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, जब कोई दोस्त बुलाता है क्लास में तो बिल्कुल कैसे भागते, एकदम सीधा, सबसे छोटा पाथ लेके एकदम अंदर, है ना। और क्लास में अगर किसी बोरिंग टीचर का पीरियड होता है तो पहले यहाँ से जाएंगे, जीने पे घूमेंगे, जीने पे घूमने के बाद फिर यहाँ से जाएंगे, यहाँ पानी पिएंगे, फिर पानी पी के फिर ऐसे आए। तो आपने क्या किया, अपनी डिस्टेंस ही तो बढ़ाई, मगर अभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा यही रहेगा। मान लो आप यहां से चले और दोबारा लौट के यहीं आ गए, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्या, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों, जहां से चले वहीं आ गए, तो जहां से चले थे वहां आने की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, अब यहीं से चले यहीं आ गए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, इतना क्लियर। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, आपने एक बार चलना शुरू कर दिया तो ये हमेशा पॉजिटिव हो गया। अब ये घटने का कोई चांस है क्या, नहीं, पर देखो यहाँ पे प्लस में गए, फिर इतनी माइनस हो गई तो जीरो हो गई। अभी और पीछे चले जाते तो नेगेटिव हो जाती, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए। तो ये पॉइंट भी यहां पर लिख लें डिफरेंसेस में। डिफरेंस में क्या लिखेंगे भाई, ये पहला था। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तीसरे की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जो होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट से मोर होगा, या मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट में इक्वल हो सकता है। बस छोटा कभी नहीं हो सकता, मतलब डिस्टेंस कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी छोटी नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो यहां पे इसका उल्टा हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केस क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा, जब बंदा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल के आया होगा तो जो इसका डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मगर अगर बंदा घूम के आया है तो डिस्टेंस वही रहेगा पर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा पर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि दो पॉइंट के बीच में क्या चीज सेम रहती, क्या चीज चेंज हो जाती है, तो दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, डिस्टेंस कैन बी चेंज्ड। क्योंकि डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। आपने पाथ चेंज कर दिया, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा वही रहेगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन है कि यहां से बिल्कुल सीधा यहां जाना है, डायरेक्शन फिक्स है आपकी, तो डायरेक्शन फिक्स है तो यही तो जाओगे। पर डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन ही नहीं है, जिधर चाहो उधर घूम घाम के जाओ। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चल, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब अगला पॉइंट हमने बताया ही, डिस्टेंस में क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है।
तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा और ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, इसलिए स्केलर, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो क्या हो गया भाई? वेक्टर। क्लियर? तो एक डिफरेंस अभी मैंने बता भी दिया, और फिर भी अगर नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। नोट यहां कर देते हैं कि ये पाथ पे डिपेंड करता है और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके डिफरेंसेस हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इरेज कर दें। जल्दी से स्पीड और वेलोसिटी भी देख ले। ठीक है, चलो भाई स्पीड और वेलोसिटी भी देख लेते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी भी हम डिफरेंसेस के फॉर्म में ही देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख दें? स्पीड, इधर क्या लिख दें? वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो स्पीड को कैसे डिफाइन किया गया है भाई। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यही तो होती है ना, क्या और कुछ होती है भाई? क्या होती है? द डिस्टेंस मूव्ड, या द डिस्टेंस कवर्ड भी लिख सकते हो, मूव्ड भी लिख सकते हो, एक ही बात है, बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम। किसमें भैया? इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी की क्या होगी? द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर है भाई? दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो डिस्टेंस जितनी, स्पीड क्या होगी? जो भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की अपॉन टाइम कर देंगे कि कितने टाइम में ट्रेवल की, तो हमें स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? कि कितनी डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया अपॉन कितने टाइम में किया, तो इसका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या ये भी तो कह सकते हैं कि ये स्पीड ही है, बस डायरेक्शन लग गई आगे। देखो डिस्टेंस भी क्या थी तो वही, बस उसमें डायरेक्शन लग गई थी, है ना। और इसमें क्या होगा? इसमें भी एक तरह से बोल सकते हैं कि स्पीड विथ डायरेक्शन अगर है तो उसी को हमने बोल दिया क्या है? ये वेलोसिटी है। मगर जो चीज हमको नोट करने वाली है वो क्या है कि चाहे हम बोले डिस्टेंस या हम बोले डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही अगर 1D मोशन है तो ये दोनों चीजें सेम है। क्या है? सेम है। तो आपको पढ़ना है 1D मोशन, तो आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, बट समझा दिया है, आगे काम आएगा। और 1D मोशन में एक चीज और, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों ही सेम है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? 1D मोशन। 1D मोशन मतलब यूनिडायरेक्शनल मोशन या सिंगल डायरेक्शन मोशन, मतलब सिर्फ एक ही तरफ चलना है। एक तरफ चलना है मतलब सीधी लाइन में चलना है। ठीक है, समझ गए?
तो एक डायरेक्शन में चलना यूनिडायरेक्शनल मोशन है, इसका मतलब स्पीड ही वेलोसिटी के बराबर होगी और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। अब इसमें मैग्नीट्यूड होगा, इसमें भी होगा, इसमें डिस्टेंस में क्या नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, इसमें डायरेक्शन होगा। मगर 1D मोशन में इन दोनों के और इन दोनों के अगर बात करें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, सिमिलरली इनका भी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। मगर 1D के अलावा जो मोशंस होंगे उसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा। ठीक है भाई, क्लियर। अब जल्दी से एक्सेलरेशन देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं और कल इसी टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल क्या मतलब, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो जल्दी से एक्सेलरेशन देख लें। हाँ तो भाई एक्सेलरेशन क्या है भाई? कोई बताना चाहेगा? जो बताना चाहता है वो क्या कर सकता है भाई? कमेंट। ठीक है, चलो देखते क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एक्सेलरेशन बताना है। क्या करना है? एक्सेलरेशन। तो भैया देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कह देते हैं? यही तो एक्सेलरेशन। तो इसको ऑफ अ बॉडी लिख लो, इज इक्वल्ड लगा लो, फिर एक्सेलरेशन भी लिख लो। हो गई क्या पूरी डेफिनेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब रेट, किसी चीज का रेट क्या होता है? पर यूनिट टाइम। व्हाट इज दिस रेट? रेट इज पर यूनिट टाइम। तो देखो भाई, चेंज ऑफ वेलोसिटी ऊपर लिख लो, अपॉन टाइम कर लो। क्या कर लो भाई? टाइम या चेंज इन टाइम लिख लो, एक ही बात है। अब टाइम 5 से 10 सेकंड हो गया, मतलब 5 का टाइम चेंज हुआ, 5 ही टाइम तो उसने लिया, तो चेंज इन टाइम। ये होता है एक्सेलरेशन। अब क्योंकि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, तो एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पक्का। अच्छा भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो ये देख लिया था, इनकी एक बार यूनिट देख लेते हैं। ठीक है, जरा सा देखो भाई, डिस्टेंस एसआई यूनिट मीटर, एसआई यूनिट मीटर। डिस्टेंस किस में नापते हैं हम? मीटर में। ठीक है, एमकेएस सिस्टम होता है ना, एमकेएस, एम से मीटर ही तो होता है। देखो भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है क्या? है तो डिस्टेंस ही ना, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी मीटर होगी। स्पीड देखो भाई, स्पीड क्या है? स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर अपॉन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड या ms माइनस 1। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि आपका आईसीएससी प्रिस्क्राइब करता है कि अगर कुछ ना दिया हो, ठीक है, कुछ ना समझ में आ रहा हो, कुछ ना दिया हो, कोई इंस्ट्रक्शन ना दिए हो, तो क्या करें आप? एसआई यूनिट में आंसर को लिखें। तो एसआई यूनिट जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया भाई। स्पीड के बाद वेलोसिटी की क्या हो जाएगी भाई? वेलोसिटी भी मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि मीटर पर सेकंड, तो ये भी वही मीटर पर सेकंड या ms माइनस
1। एक्सेलरेशन देखो, चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही ना, चेंज हो या कुछ भी हो तो वेलोसिटी में चेंज, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन में एक और सेकेंड, तो ये क्या बना देगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या ms माइनस 2। ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।